नहीं हो रहा है, वहां पे अब रोजगार बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? किशोर जी मुझे बता दें, मेरा निवेदन है आपसे कि कौन सा रोजगार बढ़ गया। मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई रोजगार नहीं बढ़ा। वहां के लोग भी हैरान और परेशान हैं, तमाम लोगों की जमीनें चली गई, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। पर्यटन के लिए जा रहे हैं अजीज साहब, प्लीज ऐसा भी मत कहिए कि आदमी आप पर यकीन ना करे। ये बात कहिए ना, जो नहीं है वो तो हम लोग कायदे से सुन रहे हैं ना। करोड़ों करोड़ों लोग वहां अयोध्या जा रहे हैं, वहां पर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो बस ऐसे ही जा रहे हैं और ऐसे ही आ रहे हैं। किसी तरह का कोई रोजगार नहीं, कोई दुकान नहीं चल रही है, कोई वहां पर प्रसाद नहीं बिक रहा है, कोई फूल माला नहीं, कोई मिठाई नहीं, कुछ भी नहीं, सबके सब शटर डाउन है। खुद जाते हैं, राम जी से बात करके लौट आते हैं। ऐसी बातें मत कहिए ना। देखिए रूबिका जी, मैं कह रहा हूं वही कि जब मन ही मन सारी बातें कहनी है, मन ही मन लोगों को खुशहाल करना है, मैं कह रहा हूं ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, अयोध्या और आसपास के जिलों के ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना कि क्या पोजीशन है, किस तरह से केवल सरकार ने बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की अर्थव्यवस्था कोई काम नहीं किया, जमीनी स्तर पर काम नहीं। अयोध्या में कौन सी फैक्ट्री लगा दी है, फैजाबाद में कौन सी फैक्ट्री लगाई, मैं कह रहा हूं गोंडा में कौन सी फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री से ही थोड़ी काम, अरे फैक्ट्री से ही थोड़ी काम होता है। सुनिए एसएन सिंह क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। अजीज खान साहब, एक मिनट, एसएन सिंह साहब को सुन लीजिए। आप कह रहे फैक्ट्री नहीं लगाई इसलिए रोजगार नहीं हुआ। एसएन सिंह साहब देखिए, दरअसल आस्था में ये विश्वास नहीं करते हम लोग, तो सभी के आस्था में विश्वास करते हैं। जी को जानकारी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसी धार्मिक जगह हैं जहां पे रोजगार का मूल केंद्र ही धार्मिक आस्था के नाते होता है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा। आज उसी आस्था के नाम पे करोड़ों लोग जब अयोध्या में आते हैं, वहां भोजन करते हैं। वहां एक भीम चाय वाला है, जहां रूबिका जी भी गई थी, हम लोग भी 22 को थे। वहां पे अगर हजारों लोग चाय पीते हैं, कोई माला खरीदता है, कोई फूल खरीदता है, कोई प्रसाद लेता है, कोई कहीं आवास लेता है, तो रोजगार बढ़ता है। और सड़कों का निर्माण हुआ, वहां एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, वहां पे 24 घंटे बिजली रह रही है, वहां पे रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। तो बहुत सारे जो भव्यता और दिव्यता आई, जहां पे लोग आएंगे तो निश्चित तौर पे वहां रोजगार बढ़ेगा। लेकिन हाँ किशोर जी, इनका वाला रोजगार जरूर कम हुआ है, अपराध वाला रोजगार कम हुआ है, वो बेरोजगार हुए और होना भी चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे किशोर जी, इन लोगों को अयोध्या का नाम लेना, अयोध्या में जाने से डर लग रहा, लेकिन मुख्तार अंसारी के यहाँ दौड़ कर जाएंगे। तो ऐसे अपराधियों के लिए अयोध्या और उत्तर प्रदेश नहीं है। आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है, आज बिहार एक उत्तम प्रदेश है, आज संपूर्ण भारत में विकास के कार्य हो रहे हैं। कंचना जी भी आपको जवाब देना चाहती है और अजीज खान साहब पूरी की जा रही है। 80 में से कितनी? पिछली बार आपको 62 सीटें आई थी, इस बार कितनी? राम मंदिर के बाद तो 80 में से 80 आपको ले जानी चाहिए। देखिए, आपने मुंह की ही बात कह दी। जनता यही कह रही है कि पिछली बार जब भव्य राम मंदिर नहीं बना था तो 80 में से अगर 62-63 सीटें दे रहे हैं, इस बार शांतिप्रिय तरीके से 500 साल का इंतजार समाप्त होता है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो 80 में से 80 खिले इसी नाते। और हम कह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी को लोग देना भी क्यों चाहेंगे, आप सर्वे करा के दे दीजिए। समाजवादी पार्टी का नाम लेने से ही उत्तर प्रदेश की जनता में दहशत फैल जाता है। समाजवादी पार्टी अभी तो सर्वे क्या, अब तो चुनाव ही चल रहे हैं, पता चल जाएगा कौन कितने वोट दे रहा है। सर्वे कराने की जरूरत ही नहीं है, 4 तारीख को असली सर्वे आ जाएगा। सारी बातें सर आंखों पर अतिशयोक्ति अलंकार का इतना इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता है ना। ये जो चुनाव हो रहे हैं, आपको भी पता है कहां कहां आप कितनी ताकत आजमा लीजिए, नहीं हो पाएगा आपसे। अजीज खान साहब जवाब दे दीजिए। ठीक है सिंह साहब, एक ही किला बचा था, वो भी ध्वस्त होने जा रहा है। ठीक है, और पिछली बार सिर्फ 4 जून कितना दूर है? 4 जून कितना दूर? अजीज खान साहब और कंचना जी दोनों को मैं मौका दूंगी। अजीज जी छोटा संक्षेप में रखिएगा ताकि कंचना जी आपकी साथी को मौका मिले। बहुत लंबी रूबिका जी, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 370 के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में हो हल्ला किया कि मैंने खत्म कर दी और ये किया। ये वही चुनाव नहीं लड़ रहे जहां से आर्टिकल 370 इन्होंने खत्म किया। सवाल इस बात का है, ये कहां बचेंगे? ये सिर्फ धर्म के नाम पे जिस तरह ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी जब वो स्टेज पे जाकर के धर्म की बात करते हैं तो ये उनके नीचे जो कार्यकर्ता है, उनके नीचे जो नेता है, वो जाहिर सी बात करेगा। और रही बात सीटों की, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, ये सिंह साहब जानते हैं। ठीक है, कंचना जी जवाब दे दीजिए। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कंचना जी। जी मैं जवाब देना चाह रही थी, इसलिए भाजपा के प्रवक्ता का ये कह रहे हैं कि जो मंदिर बन रहा है तो वहाँ पर फूल माला
ये सब बिकता है वो भी रोजगार है। हमारे आस्था का सवाल है, हम भी भगवान को मानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इस देश में 35 करोड़ युवा हैं और चाहे बीएचयू चले जाइए 30,000, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 30,000, 50,000 लगभग, डीयू में, जेएनयू में 8,000। ये सब बच्चे क्या फूल माला लेकर मंदिर के सामने बैठ जाएंगे? आप कैंपेन चलाइए जाकर बनारस यूनिवर्सिटी में कि तुम्हें पढ़ाई के बाद कंचना जी आपके बीच में नहीं बोली, कंचना जी आपके बीच में नहीं बोली, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, आप पूरी बात कर लेने दीजिए। एसएन सिंह जी, अगर सच्चाई नहीं सुनना है तो बैठ जाइए चुपचाप, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको, मैं सुना कर ही मानूंगी। अगर आप फूल माला बेचने को, मंदिर को आप रोजगार मान रहे हो तो आप बीएचयू जाइए और कैंपेन करिए। बच्चों आप पीएचडी कर लो, लेकिन आपको पीएचडी करने के बाद हम भेजेंगे कहाँ? अयोध्या। फूल माला वहां पर बेचना, आप डीयू आ जाइए, पटना यूनिवर्सिटी आ जाइए, सारे बच्चों को आप यही बोलिए। पढ़े लिखे 35 करोड़ युवाओं का जो इस देश का 27%, 27% भाग है, उनको आप कह रहे हो मंदिर बन रहा है तो रोजगार तो मिल ही रहा है जी। अच्छा, मंदिर बन रहा है तो फूल माला बेचेंगे, प्रसाद बेचेंगे, यही काम उनका रह गया है। आप जो काम करना है वो काम करिए सर। मंदिर हमारा आस्था है, सरकार का काम वो करना नहीं है। सरकार का काम वहाँ पूजा पाठ करवाना नहीं है, वो धर्मगुरुओं का काम है। सरकार का काम वहाँ फूल माला बेचवाना। एसएन सिंह साहब 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड में जवाब। कंचना जी संक्षेप में रखिए ना। कंचना जी सुनिए, 10 सेकंड। सही बात है, आप जो अपराध के द्वारा रोजगार देती थी वो रोजगार नहीं है। आज जो है रोजगार रैपिड रेल में भी है, डिफेंस कॉरिडोर में है, जो 25 बॉर्डर पे कॉरिडोर बन रहे हैं, बुनियादी ढांचे के विकास में भी रोजगार है, जो आवास दे रहे हैं वहां भी रोजगार मिल रहा है, जो हम 13 करोड़ जल नल योजना ले आए वहां भी किसी ने वो जल नल योजना ले आया है। आज हम अमूल की फैक्ट्री लगाए, खाद का कारखाना लगाए, जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं उसमें भी रोजगार मिल रहा है। रोजगार इसमें भी है, रोजगार अगर काशी में लोग आ रहे हैं तो उसमें भी है। आपकी जो जातिवादी, जो तुष्टिकरण के कार्य करती थी, जो संविधान को बदल के एक धर्म की देने की बात कर रहे हैं, उसमें रोजगार नहीं है। रोजगार इसी भव्यता में है, भारत की भव्यता ही भारत का रोजगार है। हम भारत की विरासत ही यही है कि यहाँ पे हर तरह के रोजगार उपलब्ध है। आप इसको फूलमाला को गाली इससे मत आप आच्छादित करिए, आप अपने रोजगार को देखिए कि आपके समय में कट्टा बैम की फैक्ट्री लगती थी, मुंगेर से लेके बेगूसराय तक। दोनों रुक जाइए। चलिए चलते हैं फिर से एक बार फिर रुक करते हैं अपने साथियों का। हमारे साथ रवि सिंह मौजूद हैं कैसरगंज में, वहां पर भी अच्छी खासी लाइनें दिख रही हैं। किशोर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक ग्रामीण इलाका है और जहां पर खुद सांसद ब्रजभूषण शरण का गांव है, और ऐसा देखने को मिला है कि गांव में किसी भी बूथ पे इतनी लंबी लाइन और इतनी लंबी कतार, वो भी सुबह के 9 बजे। और इस समय क्योंकि काफी धूप भी है, कड़ी धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लोग निकल के आ रहे हैं लगातार। सुबह से ही कतार आप देखें कि लंबी लंबी कतारें जगह जगह पर लगी हुई हैं। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही निकले हैं मतदान का इस्तेमाल करने के लिए। आपसे थोड़ी देर पहले की ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे, क्योंकि करण भूषण, उनको इस बार टिकट मिला है यहां से, उनसे बात हो रही थी। तो ब्रजभूषण का साफ तौर पर यही कहना था कि भले ही उनके बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो पिछले लगभग 30 साल 35 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है, उसी आधार पर जनता वोट देगी। क्योंकि एक एक गांव, एक एक कस्बा और एक एक इलाका, एक एक वोटर्स वो जानता है उनको। और इस समय खुद ब्रजभूषण शरण सिंह यहां पर पहुंच भी चुके हैं वोट देने के लिए। उससे पहले मैंने आपको दिखाया कि जिम में वर्जिश करते हुए, एक्सरसाइज जो समय कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो वोट भी देने के लिए आ गए सर आप? हाँ, वोट देंगे आज, एक पिता के रूप में अपने पुत्र के लिए मतदान करेंगे। अच्छा, ये भीड़ भी काफी दिख रही है। ये तो गांव है हमारा। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, आप एक्सरसाइज भी किया और इसके बाद अब यहाँ पर मतदान करने के लिए रोज होता है एक्सरसाइज? हाँ, रोज एक्सरसाइज होती है। अब मतदान करने के बाद जाकर आराम करेंगे। अच्छा, 3 बजे हालचाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और इससे पहले एक्सरसाइज, बेटे के लिए आशीर्वाद और उनको सीख, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि तो रवि हमें जानकारी दे रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे हैं, उनके बेटे कर्ण सिंह जो है इस वक्त मैदान में है, टिकट उनकी कट चुकी थी, रेसलर्स ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां ओडिशा के पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। वो तस्वीरें देखिए यहाँ कोने में आपको नजर आ रही है। ये सुबह का ये रोड शो, साथ में संबित पात्रा मौजूद हैं। ओडिशा में संबित पात्रा को
सपोर्ट करने के लिए, उनकी तरफ से ये रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुबह 8 बजे ये रोड शो शुरू हुआ था और तब से आप देखिए ये भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। धूप बहुत है, लेकिन जहां आप नजर फिराएंगे वहां पर आपको लोग नजर आएंगे। महज कार्यकर्ता नहीं, लोग भी दूर दूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और देखिए कैमरा पैन करके आपको दिख भी रहा है, लोग अपने हाथों में मोबाइल फोन लिए हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटेंशन जो है कुछ सेकंड के लिए सही अपनी तरफ लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। या उधर नित्यानंद राय जी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। नहीं, आप इधर। नित्यानंद राय वोट देकर निकले। उधर मुंबई में हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, वहां बड़े चेहरे, सिनेमा जगत के चेहरे, सेलिब्रिटीज सब वहां पर, इंडस्ट्री के चेहरे सब वोट देकर आ रहे हैं, वोट देकर निकल रहे हैं। अमेठी में मौजूद हैं यतेंद्र। यतेंद्र, अमेठी से क्या रिपोर्ट है? देखिए अमेठी के मैं बूथ का आपको दिखा दे रहा हूँ। लोगों की लाइन सुबह से ही लगी पड़ी है और काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं। अभी से कुछ देर के बाद ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आएंगे। सबसे खास बात जो किशोर मैंने आपको पहले भी बताया और आपने खुद भी सुनी होगी कि महिला यहाँ पर इस वजह से खुश है इस बूथ की, क्योंकि ये बूथ उस गाँव में आता है जहाँ पर स्मृति ईरानी ने अपना घर बनाया है और वो इसी बात से खुश हैं कि उनके गाँव में केंद्रीय मंत्री ने अपना घर बनाया और जो पिछले 5 साल पहले जो वादा किया था कि वो यहीं का परिवार का हिस्सा बनकर रहेंगी। और काफ़ी महिला यहाँ पर है। क्या किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगी? अरे जो मुद्दे पे हमारी इच्छा जहाँ कहेगी वहीं डालेंगे, जो हमारे लिए कर रहा है उसी के लिए हम कर रहे हैं। काम कोई कर रहा है आपके लिए यहाँ पर? हाँ, काम कर रहे हैं। आप बताइए। जो अच्छा काम करेगा उसी के देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए। क्या आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है। डाकुओं की जमात को हम वोट नहीं करेंगे, मोदी जी को ही करेंगे। क्या मुद्दे क्या है यहाँ पर? बहुत बढ़िया है, ठीक है, मुद्दा सही चल रहा है, वोटिंग भी सही चल रही है। अब जहां मन करेगा वहीं डालेंगे। तो सुन सकते हैं, जहां मन करेगा वहीं डालेंगे। विकास के नाम पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी है वोटर साफ तौर पर कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि हाँ विकास हुआ है और विकास के नाम पर, और जहां उनका मन करेगा वो वहीं पर वोट डालेंगे। यतेंद्र साफ बताते नहीं है, आपको उनके हाव भाव से समझ में आ जाता है। इशारा साफ कर ही रहे हैं वो। और ये वो इलाका जो गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, वहां पर स्मृति ईरानी ने घर लिया, वो एक अपने आप में लोगों के लिए एक फैक्टर बन गया है जो सुबह से दिख रहा है बात करते हुए। तहसीन हमारे साथ, परिवार का सदस्य बन गई। जी हाँ, तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, अमेठी जो एक ऐसी सीट थी जिसपे विपक्ष सोचता भी नहीं था कि भाई वहां पे कांग्रेस को हराया जा सके, वो अब ऐसी सीट हो गई है जहां पे स्मृति ईरानी ने अपना घर बना लिया है। ये बात भी वहां वोटर जो लाइन में लगे हैं वो कह रहे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपको, सभी दर्शकों को, रूपिका को और सभी फेलो पैनलिस्ट को। 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मुंबई में भी नंबर्स मैंने अभी मुझे पता चला है कि सुबह अच्छे नंबर्स है। और जहाँ तक अमेठी का सवाल है, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं आपको 4 जून को ज्वाइन करूँगा। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस जीतने जा रही है। जो वर्तमान सांसद है अमेठी की, वे कम से कम 70,000 वोटों से चुनाव हार रही है। ये डिफरेंस 1,25,000 तक भी जा सकता है। अमेठी की जनता जानती है सबसे बड़ा फूल कमल का फूल। मलूक नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मलूक जी, सबसे रिच कैंडिडेट्स में से एक आपका नाम हुआ करता था, आरएलडी आपने ज्वाइन कर ली है। किस तरीके का माहौल इस वक्त आपके कानों में पहुंच रहा है? बड़े दिनों बाद मायावती जी हमको दिखी, वोट डालने पहुंची थी। देखिए, जो अमेठी की बात हो रही है और हमारे साथी पूनावाला साहब कह रहे हैं 1.25 लाख से हम जीतेंगे। अगर 1.25 लाख से जीतेंगे, जो पूरे देश में जो फिर बदनामी हुई है कि राहुल गांधी जी रायबरेली चले गए और जो हमारे दूसरे साथी तो ये कहते हैं कि भाग गए, मैं तो नहीं कहूँगा ऐसा, तो फिर फिर वो यहाँ से क्यों नहीं लड़े? कहने में तो कुछ भी नहीं जाता, कोई कुछ भी बोल दे। कहीं ना कहीं कांग्रेस को या राहुल गांधी जी को ये था कि वहाँ से जीतना मुश्किल है, इसलिए रायबरेली वो शिफ्ट हुए हैं और पिछली बार हार ही गए थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो पूरा अमेठी का जो पूरा क्षेत्र का, एक तो वो लोकल हो गई वहाँ की, वहाँ घर बना लिया, वहाँ वोट हो गई उनकी जो इन्होंने आज तक नहीं कर पाए थे वहाँ पे। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है रूबिका जी, वो सीधा 370 और जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और 600 किलोमीटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है।
जो कश्मीर में 29.4 गुर्जर मुसलमान हैं, जो करीब 600 किलोमीटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे हैं, तो जो 5.5 लाख मुसलमान हैं अमेठी में, उनमें 3.5 लाख गुर्जर मुसलमान हैं। जो 370 के बाद जब 370 हटा तो वहां मिठाइयां बटी मुसलमान। मलूक नगर जी, आप कह रहे हैं कि अगर अमेठी जीती रहे थे, और बिल्कुल वाजिब सवाल है, तहसीन के पास भी जाएंगे इसको लेके, मैं जवाब दे देता हूं कि अमेठी जीती रहे थे तो राहुल गांधी खुद क्यों नहीं लड़े? अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 370 अगर इतना बड़ा फैक्टर है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही कश्मीर में? अगर 370 पे, तो वहां पे तो लड़ना चाहिए था। देखिए, कुछ सीटों पे लड़ रही है और कुछ सीटों पे सपोर्ट कर रही है। वहां के जब रिजल्ट आएंगे तो वहां भी कश्मीर का भी पता लगेगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जो कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पे कभी 10-12 लाख लोग नहीं, 10-12 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। 17 सितंबर 2023 को मैंने इतनी बड़ी रैली करी है वहां लाल चौक पे, बिल्कुल लाल चौक के बराबर में पार्क में। तो आज हालात तो वहां नहीं, तो श्रीनगर से चुनाव तो लड़ना चाहिए था ना फिर बीजेपी को। देखिए एक बिल्कुल सीधी सी बात है, जहां पे परसेंटेज 5-7%, 8% हुआ करती थी, वहां कश्मीर में कितना परसेंट, जम्मू कश्मीर में कितना परसेंट वोट ऊपर बढ़ा है, जहां पूरे देश में घट रहा है। हाईएस्ट है मलूक साहब, हाईएस्ट 38% है। पर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कतराई क्यों, उतर जाती ना मैदान में। भाई एबीसी पार्टी की जरूरत ही नहीं थी। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि राहुल गांधी कतराए क्यों अमेठी से, वही सवाल आप पे कश्मीर का है। आपको एक मिनट रोक लो, परेश रावल कुछ कह रहे हैं, उनको सुनो। तो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। कुछ ना कुछ रिएक्शन होना चाहिए, पर उसके बाद उससे पहले क्या कहा था हम नहीं सुन पाए। राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। भाटी जी, आज उत्तर प्रदेश में किस तरीके की आपको हवा दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश में रूपिका जी, जब चुनाव शुरू हुआ था पहले चरण का 19 अप्रैल में वोट पड़ा, तब थोड़ी थोड़ी बीजेपी के खिलाफ हवा चलनी शुरू हुई, जो अब 5वां चरण आते आते वो आंधी में बदल चुकी है, तूफान में बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के तंबू उखड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी परेशान है। उसके नेताओं के चेहरों पर, उनके बोलचाल में, उनके भाषणों में, उनके बयानों में ये बौखलाहट साफ दिखाई देती है, निराशा साफ दिखाई देती है, हताशा साफ दिखाई देती है। विपक्ष को गाली देने लगे हैं और पाकिस्तान, मुसलमान, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, पता नहीं क्या क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं, जो देश के असली मुद्दे हैं उनसे मुंह छुपा रहे हैं, उनसे आंख चुरा रहे हैं। और जो दावे करते थे कि हमने इकोनॉमी बढ़ा दी, रोजगार दे दिया, आज हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में कि अपने भाषणों में उसका जिक्र तक कर सकें, रोजगार का जिक्र कर सकें, महंगाई का जिक्र कर सकें, किसान की एमएसपी का जिक्र कर सकें। बीजेपी से ही पूछ लेते हैं तो बोल सकें, हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं। राजकुमार भाटी जी, सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुना आपने, तंबू खड़ गया है आपका। भाटी जी कह रहे हैं रोजगार पर रह नहीं निकल पाएगा, लेकिन माँ पे मुसलमान, माँ पे मछली, माँ पर और क्या है भाटी जी, मतलब जितने भी मुद्दे, हाँ मंगलसूत्र, हाँ माँ पे मंगलसूत्र, यादव जी ये सब निकल रहा है। देखिए रूपिका जी, जब हवा चल रही थी तब तो समाजवादी पार्टी टिक नहीं पा रही थी, अब आंधी चलने लगी है तो इनका क्या हाल होगा मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। इनकी हालत वो हो चुकी जिनको पहले पता था कि हमारी दुकान समट चुकी है, वो आज नई नई बात करना चाहते हैं। चलिए हम तो म से म कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, आप प से पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं भैया? आपको किसने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी? आपको किसने कहा था कहने के लिए कि पाकिस्तान का सम्मान करो? आपको किसने कहा था कहने के लिए कि वोट जिहाद करो? आपने मुद्दों पे बात करी, मैं करता हूं मुद्दों पे बात। आप कह रहे हैं कि आप हिम्मत नहीं जुटा सकते रोजगार पे बात करने के लिए, हम करेंगे रोजगार पे बात। हमने जितने आपने अधिकतम सरकारों में रोजगार दिया उसका 1.5 गुना ज्यादा रोजगार हमने दिया है। डिजिटल सेक्टर में 7 करोड़ का रोजगार हमने दिया है। हम करेंगे महंगाई पर बात, क्योंकि आपके कार्यकाल में दुनिया की अधिकतम, देश की अधिकतम महंगाई रही और हमारे कार्यकाल में कभी डबल डिजिट पे भी नहीं गई, तो हम बात करेंगे। पर आप लोग अगर इस पे बात करने लगेंगे, विकास पे बात करने लगेंगे, कितनी मेट्रो सिटी हो गई, कितना देश में हाईवे आ गया, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कितने नए एम्स बन गए, कितने नए यूनिवर्सिटीज आ गई, कितनी नई मेडिकल सीट्स आ गई, तो भाटी जी समस्या में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको जाकर के कहना पड़ता है कि वोट जिहाद करिए, क्योंकि शायद वोट जिहाद का नारा देकर के आप जीत जाएंगे। इसलिए नेता को वहां बैठ करके कहना पड़ता है कि हम संपत्ति लेंगे, असेसमेंट करेंगे और फिर एक क्रांतिकारी निर्णय लेकर के आएंगे। ये मुद्दा था, आपने बनाया मुद्दा
ये कौन सा मुद्दा हुआ? इसलिए रूबिका जी, इनकी सच्चाई तो देश के सामने एक्सपोज्ड है। लोग जानते हैं, मतदान करने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को पता है कि अगर देश की प्रगति की राह को चलते रहने देना है तो इस रेस में एक सशक्त नेतृत्व चाहिए। जिनको ये नहीं पता कि जीत जाएंगे तो 15 अगस्त को झंडा कौन फहराएगा, यादव जी, सारी बात बताएंगे? सुन ली आपकी। भाटी जी जवाब देना चाहते हैं और तहसीन पूनावाला भी इंतजार कर रहे हैं। भाटी लहर चल रही है सिद्धार्थ जी के हिसाब से। भाटी साहब कहाँ पड़े चक्कर में? अभी सिद्धार्थ भाई ने पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान को अगर सबक सिखाने का काम और पाकिस्तान को औकात बताने का काम और कंट्रोल में रखने का काम और उसके 2 टुकड़े करने का काम अगर किया है तो इंडिया गठबंधन के दलों ने किया। चाहे तो कांग्रेस के शासन में इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को 2 हिस्सा, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, या जब नेताजी नहीं, कांग्रेस को भी 2 हिस्सों में बांटा ही था। सही कह रहे हो आप, पाकिस्तान को भी बांटा था, कांग्रेस को भी बांटा था। जब बॉर्डर के दौरे पे गए, आपने किस्सा जरूर सुना होगा, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। नेताजी ने पूछा ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। बोला आप क्यों नहीं कर रहे? बोले हमें आदेश नहीं है दिल्ली से। नेताजी ने कहा वो एक बम गोला फेंके तो तुम 100 फेंको एक